आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। आज मैं आपको मेरी लिखी हुई कहानी अनसुलझे सवाल का दूसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूं। अब तक आपने इंद्राणी और सिराज के बचपन के कुछ खूबसूरत लम्हों और मुश्किलातों के बारे में जाना। इंद्राणी की शादी, उसका घर और उसके परिवार के बारे में जाना। तो अब मैं पेश करती हूँ आगे की कहानी। एक दिन काकोली आकर कहती है, माँ, मैं किसी को प्यार करती हूँ। इंदु शांत होकर काकोली से पूछती है, कौन है वो? काकोली कहती है, आकाश। इंदु चुप होकर वहीं बैठ जाती है। आकाश शहर के रईस बिजनेसमैन मिस्टर बख्शी का इकलौता बेटा है। उसकी माँ सविता बख्शी का महिला समाज में काफी दबदबा है, पर इंदु को बहुत मानती है। भास्कर ने मकान बनाने के लिए इंदु के गहने भी मिस्टर बख्शी के पास ही रखे थे, क्योंकि वो सुनार से कहीं ज्यादा कीमत दे रहे थे। ये बात भास्कर ने इंदु को बहुत दिनों बाद बताई। अब तो वो और ही ज्यादा बख्शी परिवार के एहसानों के तले दब गए थे। इन हालातों में अगर उन लोगों को काकोली और आकाश के संबंधों के बारे में पता चलेगा तो अनर्थ ही हो जाएगा। इंदु बड़े ही भारी मन से काकोली के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, तू आकाश को भूल जा। झोपड़ी में रहकर महल के सपने मत देख बेटा, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। आज मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ कि तू अब आकाश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। काकोली अवाक होकर रुआसी आवाज में कहती है, माँ, ये अमीर और गरीब जात पात की खाई क्या कभी नहीं भरेगी? और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर अचानक ही इंदु से पूछती है, माँ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया था? इंदु गहरी सांसें भरते हुए कहती है, पता नहीं उसे प्यार कहेंगे या क्या। कुछ तो था जो आज भी मेरी यादों से जाने का नाम नहीं लेता। और वो अपने और सिराजुद्दौला के बारे में काकोली को सब कुछ बताती है। काकोली माँ को गले लगाकर और जोरों से रोने लगती है। मैं आज वादा करती हूँ कि ये अमीरी, गरीबी और जात पात से ऊपर उठकर दिखाऊंगी। मैं जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचूंगी जहाँ ये सब कुरीतियां मुझे छू ना पाए। इंदु की आंखें नम हो जाती है। उसे काकोली में वही छोटी सी इंदु दिखाई देती है जो समाज से लड़ने के लिए छटपटा रही थी। काकोली बहुत मेहनत करती है और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेती है। इंदु के तो जैसे पैर ही नहीं जमीन पर पड़ रहे थे। वो एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लिए मिस्टर बख्शी के यहाँ जाती है। बातों ही बातों में वो सविता जी से आकाश और काकोली की शादी की बात छेड़ देती है। मिसेस बख्शी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, और बड़े ही अपमानजनक लहजे में वो कहती है, ये क्या इंदु, माना कि तुम्हारी बेटी आईएएस बन गई है, फिर भी क्या वो हमारी बराबरी कर लेगी? और तुमने ये सपने में कैसे सोचा कि हम इस रिश्ते के लिए हामी भर देंगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इंदु का अपमान और दुख से चेहरा लाल हो जाता है। वो किसी तरह घर तक पहुंचती है। काकोली काकोली कहकर वो घर के बरामदे में ही गिर जाती है। काकोली और घर के अन्य लोग दौड़कर बाहर आते हैं। किसी तरह इंदु को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि इंदु को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है।
डॉक्टर नर्स सारे इधर उधर दौड़कर दवाइयाँ और ऑपरेशन की व्यवस्था में लग जाते हैं। तभी सीनियर डॉक्टर आकर कौशिक को कहते हैं कि अभी तुरंत आपको 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। कौशिक मजबूरी भरी आंखों से पिताजी को देखता है। भास्कर और वक्त गंवाए बिना मिस्टर बख्शी के पास पहुंचते हैं। मिस्टर और मिसेस बख्शी अपने शानदार लॉन में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। भास्कर मिन्नतें करते हुए कहता है, मिस्टर बख्शी, इंदु को जबरदस्त हार्ट अटैक आया है और अभी इसी वक्त मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। आप कैसे भी 5 लाख की व्यवस्था कर दीजिए, बाकी 5 लाख की व्यवस्था कौशिक कर लेगा। मिस्टर बख्शी किसी शातिर खिलाड़ी की तरह अपना दांव फेंकते हैं और कहते हैं, भास्कर, मैं आपको 5 लाख रुपए अभी इसी वक्त देने के लिए तैयार हूं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज से 15 दिनों के बाद आकाश की शादी है। आपकी सुपुत्री मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जानी चाहिए। भास्कर को काटो तो खून नहीं, उसे अब सारी बातें समझ में आ जाती है कि कैसे इंदु मौत के मुंह में पहुंच गई। वो बिना कोई सवाल जवाब किए उसी वक्त वहां से निकलने लगते हैं। तभी सामने आकाश आ जाता है और कुछ रुपयों की गड्डी देकर कहता है, अंकल, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। ये 5 लाख रुपए हैं। प्लीज अंकल, मना मत करिएगा। ये मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं। अभी आप आंटी की जान बचाइए, बाद में हम सारी बातें कर लेंगे। वक्त बीतने के साथ इंदु की हालत थोड़ा सुधरने लगती है। काकोली की पोस्टिंग कानपुर में हो जाती है। कौशिक का काम भी सही चलने लगता है। कुछ महीनों बाद ही काकोली अपनी माँ के गिरवी रखे गहने मिस्टर बख्शी से छुड़ा लेती है और आकाश के 5 लाख रुपए भी वापस कर देती है। इंदु कई बार काकोली से उसके दिल की बात जानना चाहती है कि क्या वो आज भी आकाश को प्यार करती है। इस दौरान माँ पिताजी के दबाव में आकर आकाश एक अमीर बाप की बेटी से शादी कर लेता है। एक दिन काकोली का बहुत ही भावपूर्ण पत्र आता है। उसमें वो लिखती है, माँ, प्यार भूलने के लिए नहीं होता है और प्यार को आप अपना जीवन साथी बना ले, यह भी सबकी किस्मत में नहीं होता है। पर जिस घर में आपकी या मेरे परिवार की इज्जत ना हो, जिन लोगों की वजह से मेरी माँ मौत के मुंह में चली गई, मैं ऐसा प्यार कभी नहीं पाना चाहूंगी। माँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं इंद्राणी की बेटी हूँ जिसने हमेशा अपने से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचा। माँ, आकाश मेरी यादों के पन्नों में हमेशा खूबसूरत अल्फाजों की तरह चमकता रहेगा। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी दिल की बहुत मजबूत है। आप अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी काकोली। पत्र पढ़ते ही इंदु की आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचने लगती है कि क्या आज एक और प्यार समाज के भेदभाव की वजह से खत्म हो जाएगा। वक्त का तो काम है चलते रहना। कुछ वर्षों के बाद कौशिक की शादी हो जाती है। इंदु बड़े ही अरमानों से अपने घर बहू कामिनी को लेकर आती है। इंदु बिल्कुल पहले की ही तरह सारे दिन घर के कामों में लगी रहती। वो कामिनी को भी ज्यादा काम नहीं करने देती। वो हमेशा उसे अपनी बेटी जैसे मानने लगी। बस इंदु यहीं पर गलती कर जाती है। बेटी जैसी और बेटी होने में बहुत फर्क है। कुछ दिनों में ही कामिनी का बदला रूप दिखाई देने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में रोज रोज अशांति होने लगती है। इंदु समझ ही नहीं पाती कि मैंने कहाँ गलती की। जब मुझे प्यार देने का हक है किसी को, तो समझाने और सिखाने का भी तो हक है। इस दौरान इंदु दादी भी बन जाती है। वो जान से भी ज्यादा अपने पोते अंकुर को प्यार करती है। पर कामिनी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आता।
धीरे धीरे कौशिक भी परेशान होकर घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगा। वो सारी परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा। धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया और उसके स्वास्थ्य में इन सब बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। इंदु कभी भी काकोली या शिप्रा किसी को भी घर के हालात नहीं बताती थी। फिर भी काकोली को थोड़ा बहुत भनक तो लगी जा रही थी। वो बार बार कौशिक को फोन करके पूछती कि भैया आप सब कैसे हो, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए और मैं माँ बाबा को अपने पास बुला लूंगी। पर कौशिक हमेशा से ही थोड़ा शांत स्वभाव का था और माँ बाबा, कामिनी, अंकुर, उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ था। वक्त की रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से जिंदगी की पटरी में दौड़ती रहती है। आज लगभग 10 दिनों से कौशिक का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंदु पूरे दिन बेटे की तीमारदारी में लगी रहती। कामिनी को भी अब चिंता होने लगती है। जब हालात और बिगड़ने लगे, काकोली पूरे परिवार को लेकर कानपुर आ जाती है। कौशिक को तुरंत ही लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कौशिक का चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने कहा इनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। ये सुनकर जैसे पूरे परिवार में वज्रपात हो जाता है। इंदु का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर मिलते ही बड़ी बेटी शिप्रा और गौतम भी अपने 2 बेटों के साथ मुंबई से आ जाते हैं। वक्त और किस्मत की डोर किसी के हाथ में नहीं होती है। काकोली और डॉक्टरों की लाख कोशिशें, इंदु की दुआएं, कामनी के आंसू, अंकुर की मिन्नतें, कुछ भी कौशिक को नहीं बचा पाती। वो सबको अलविदा कहकर इंदु की गोद में सर रखकर अंतिम सांस लेता है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इंदु ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। कुछ दिनों बाद कामिनी भुवनेश्वर जाने की जिद करने लगती है। मजबूरीवश भास्कर और इंदु भी उसके साथ अपने घर आ जाते हैं। इंदु और भास्कर की तो जैसे दुनिया ही लुट गई हो। वो अपने इकलौते बेटे के खोने का गम किसी तरह नहीं भुला पा रहे थे और उधर कामिनी का बुरा व्यवहार उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। इंदु ने अपने आप को इतना विवश और मजबूर कभी नहीं महसूस किया। काकोली ने कई बार कहा, माँ बाबा आप मेरे पास आकर रहो, पर दोनों ही बिना माप के बच्चे अंकुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भास्कर इन सब दुखों को ज्यादा दिन नहीं झेल पाते और वो किसी को बिना बताए एक दिन हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही काकोली अपनी माँ को लेकर कानपुर आ जाती है, पर अब इंदु के पास जैसे जीने की कोई वजह ही नहीं रह जाती। दिन प्रतिदिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। इस दौरान काकोली कैसे करके भी सिराजुद्दौला का पता लगाकर उन्हें कानपुर बुला लेती है। सिराजुद्दौला ने अपने बचपन के पहले और आखिरी प्यार को लेकर ही बांग्लादेश में पूरी जिंदगी बिता ली थी। उसने कई बार इंदु को ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो इंदु को कभी नहीं ढूंढ पाया। आज सिराज के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे, पर चेहरे का नूर गजब का था। गालों की झुर्रियां भी उसका वो भोलापन नहीं छुपा पा रही थी। हाई पावर के चश्मे भी उसकी आंखों की ईमानदारी को नहीं ढक पा रहे थे। वो धीरे से इंदु के माथे पर हाथ सहलाता है और कहता है, चल इंदु, अमिया तोड़ने चलेगी? देख, मैं आज भी तेरे लिए ढेर सारी अमिया लाया हूं। इंदु को जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। वो इत्मीनान से अपने सिराज की बाहों में दम तोड़ देती है। काकोली ने आज तक माँ के चेहरे में इतना सुकून और खुशी कभी नहीं देखी थी। इंदु खुशी खुशी सिराज के कंधों का सहारा लेकर
अंतिम सफर के लिए निकल पड़ती है। ये वक्त की कारसाजी है कि तेरी मोहब्बत का मैंने जिंदगी भर इंतजार किया। ये वक्त की कारसाजी है कि तेरी मोहब्बत का मैंने जिंदगी भर इंतजार किया। चलो मौत पे ही सही तेरा कांधा तो नसीब हुआ। फिर आएंगे तुझसे मिलेंगे, फिर आएंगे तुझसे मिलेंगे, जिएंगे हम अपने प्यार को। ये वादा रहा मेरा, हम पूरी करेंगे अपनी अधूरी कहानी को। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्द। आपकी नंदिता बसु।